नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आपका इतिहास की इस विशेष कक्षा में अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबंधित राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA तृतीय वर्ष इतिहास के विद्यार्थियों के लिए है। आज विद्यार्थियों, मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा उसका संबंध आपके प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया 1740 से लेकर 1956 ईस्वी तक का इतिहास आपके इस पेपर में कवर किया जाएगा। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस पेपर के शुरुआती बिंदु के बारे में। विद्यार्थियों, चूंकि इस प्रश्न का संबंध आधुनिक भारत से और आधुनिक भारत का संबंध ब्रिटिश राज से स्पेशली, कई बार क्या है कि इतिहास के जब कालखंडों को बांटा जाता है तो इतिहास के कालखंडों के विभाजन के प्रक्रिया के दौरान प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है और कई बार इस शब्दावली को क्रमशः हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और अंग्रेजी भारत के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐतिहासिक कालखंडों का सांप्रदायिक दृष्टि से विभाजन उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन चूंकि प्राधान्य इनसे संबंधित विविध वर्गों का है, इसलिए इसी प्रकार का एक नामकरण दिए जाने की परंपरा इतिहासकारों में बन पड़ी है। उचित अनुचित इसका निष्कर्ष तो इतिहासकारों के बीच में शोध का विषय है, लेकिन चूंकि जब भी हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर प्राधान्य, मुख्य तौर पर सत्तारूढ़ वर्ग, हुक्मरान वर्ग अंग्रेजी था, ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इसको ब्रिटिश भारत भी कहा जाता है और आधुनिक भारत भी कहा जाता है, अंग्रेजी भारत भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे आज जिस बिंदु के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, विचार विमर्श आपसे जिस बिंदु पर किया जाएगा उस बिंदु का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन एट द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। तो विद्यार्थियों, मैं अपने इस व्याख्यान को दो भागों में बांटकर आपको समझाऊंगा। प्रथम भाग में मैं हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति का विवेचन करूंगा, अर्थात यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय में हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी और किस प्रकार से ये यूरोपीय कंपनियां, जो मूलतः व्यापारिक कंपनियां थीं और जिनके निर्माण का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से हिंदुस्तान से सस्ती वस्तुएं खरीदना और उनको यूरोपीय बाज़ारों में बेचकर, या जहाँ जहाँ उनको बाज़ार उपलब्ध हो जाए वहाँ महंगे भाव में बेचकर पैसा कमाना, ये इनका मूल उद्देश्य था। तो राजनीतिक परिस्थितियों में उन तमाम बातों का विवेचन किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप इन व्यापारिक कंपनियों को हिंदुस्तान में अपने व्यापारिक चरित्रों को राजनीतिक चरित्र और सैनिक चरित्र में परिवर्तित करने में मदद मिली। परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों हुई, इन तमाम बातों का विवेचन इसके अंतर्गत किया जाएगा। और दूसरे भाग के अंदर आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, उस वक्त हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति क्या थी और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के परिणाम स्वरूप मूलतः आर्थिक ढांचे में क्या बुनियादी परिवर्तन हुआ, इसको भाग 2 में बांटकर देखेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय में हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति के बारे में। विद्यार्थियों, मूलतः हिंदुस्तान में जो व्यापारिक कंपनियां आई उनमें सबसे पहले पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगालियों के आगमन से पहले हिंदुस्तान अपनी अकूत संपदा के कारण, अपने गर्म मसालों के कारण, अपने सिल्क के कारण, अपनी काली मिर्च, अपनी इलायची और अकूत सोने चांदी के भंडार के कारण यूरोपीय व्यापारियों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बना था। और इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान का सूती व्यापार भी यूरोपीय व्यापारियों की नज़र में था। तो ये सभी यहाँ से व्यापार का रास्ता चाहते थे, लेकिन व्यापार के रास्ते पर शुरुआती दौर में अरबों का अधिकार था, एशिया वाले रास्तों पर, और भूमध्य सागर वाले जितने भी रास्ते उसके ऊपर इटालियन व्यापारियों का अधिकार था। लेकिन 1453 में यूरोपीय इतिहास में घटित एक महत्वपूर्ण घटना
जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से शक्तिशाली उस्मानी तुर्क महमद सेकंड कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य कायम करता है और इसके साथ ही समुद्री व्यापार पर तुर्कों की मोनोपोली शुरू हो जाती है। एक आधिपत्य तुर्कों के पास आ जाता है। यूरोप में बेचैनी फैली हुई है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में आने के लिए रास्ता ढूंढा जाए और शुरुआती दौर में पोर्तुगीज यहाँ पर आए 1498 के आसपास वास्को डी गामा, एल्बुकर्क, डी अल्मीडा और इस प्रकार से ये सब लोग आए और उन्होंने 1510 में पोर्तुगीज ने बीजापुरी दरबार से गोवा अपने नियंत्रण में ले लिया और गोवा, दमन, दीव, कोचीन यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ कायम कर दी। पुर्तगालियों के बाद यहाँ पर आने वाले लोगों में डचों का जो इंटरेस्ट था मूल रूप से हिंदुस्तान में नहीं था, बल्कि उनकी रुचि गर्म मसालों के व्यापार में थी और वे हिंदुस्तान की बजाय इंडो चाइना को, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम इन क्षेत्रों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि वहाँ पर गर्म मसालों का उत्पादन ज़्यादा होता था। अंग्रेज काफ़ी बाद में है। अंग्रेज लगभग 1599 के आसपास 50 के आसपास अंग्रेजी व्यापारियों का एक समूह क्रिएट हुआ और इस समूह ने 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक अनुमति ली, व्यापारिक अनुमति, व्यापार करने की कि हम व्यापार करना चाहते हैं पूर्वी देशों के साथ। दैट कंपनी क्रिएटेड फॉर द ट्रेड विद ईस्ट इंडियन सेंटर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्ट इंडियन कंपनी। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई और ये कंपनी, इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने, ब्रिटिश क्राउन ने एकाधिकार दिया भारत के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस एकाधिकार का मतलब यह है कि कंपनी को केवल ब्रिटेन की तरफ से एकाधिकार है, यानी कंपनी के पूर्वी देशों के साथ व्यापार के मामले में अन्य कोई भी ब्रिटिश कंपनी नहीं आएगी। लेकिन महारानी का जो ये चार्टर है, महारानी एलिजाबेथ का जो आज्ञा पत्र है, यह अन्य यूरोपीय देशों को व्यापार से प्रतिबंधित नहीं करता था। वे आने के लिए स्वतंत्र थे और वे आए। तो लगभग 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी गठित की गई और चूंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का हिंदुस्तान में आगमन काफ़ी बाद में क्यों हुआ, इसके लिए हमें यूरोप की स्थिति पर गौर करना पड़ेगा। एक्चुअली व्यापारिक रास्तों के ऊपर नियंत्रण और व्यापारिक मार्गों की खोज करने के लिए जरूरी है कि आपके खुद के पास एक शक्तिशाली जल सैनिक बेड़ा हो और उस वक्त यूरोप में अगर किसी का नेवल पावर सर्वोच्च स्थिति में था तो वो पुर्तगाल का था और स्पेन का था और स्पेन की सैनिक ताकत, नेवल पावर अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन जल्दी ब्रिटेन ने अपना नेवल पावर बढ़ाया और ड्रेक और हॉकिंस जैसे लोगों की मदद से ब्रिटेन ने स्पेन के जहाज़ों को डुबाना चालू किया और 1588 में स्पेन के लगभग 409 सैनिक जहाज पानी में डुबो दिए गए। इससे यूरोपीय इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में स्पेनिश आर्मेडा का पतन कहा जाता है और स्पेन के राजा फिलिप की दाढ़ी में आग लगाने जैसा प्रतीकात्मक शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और स्पेनिश आर्मेडा के पतन के बाद यूरोपीय समुद्री सर्वोच्चता के क्षेत्र में स्पेन की सर्वोच्चता समाप्त होती है और एक नई नौसैनिक ताकत पूरे यूरोप पे और पूरी दुनिया में अपना धमाका करने के लिए तैयार थी। विद्यार्थियों, ये ताकत और कोई नहीं, ये ताकत थी ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन जो क्षेत्रफल में राजस्थान से भी छोटा है, लेकिन अपनी नौसैनिक ताकत के बूते पर हासिल की गई अपनी कॉलोनीज, अपने उपनिवेश, इनके बूते पर कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। ब्रिटेन के शक्तिशाली उपनिवेशों में अमेरिका काफ़ी महत्वपूर्ण था 1700 क्षेत्र में, जो बाद में उसने हासिल किया और बाद में हिंदुस्तान पर अपना प्रभाव जमाया। तो लगभग 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। इन्होंने हिंदुस्तान में अपनी पहली कोठी हुगली में कायम की। 1616-17 में मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक सुविधा हासिल की। 1651 में शाहजहाँ के बेटे शाह शुजा ने इनको 3000 रुपये के बदले में व्यापार करने का अधिकार दिया और बाद में इन्होंने कलकत्ता में
जमींदार सुभाष सिंह के विद्रोह से उत्पन्न अव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर 1200 रुपये में गोविंदपुर, सुल्तानाटी और कोलकाता के इलाके खरीदकर सेंट विलियम के नाम से एक नया किला बनाया। और इसी प्रकार डेक्कन में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में काफ़ी मदद मिली। तो इसी प्रकार से डच कंपनियां भी सूरत है बड़ौच है, कैम्बे आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। डचों ने भी इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव कायम किया। फ्रांसीसियों ने भी पौंडीचेरी और चंद्रनगर की बस्ती अपने नियंत्रण में ली। तो ये मोटे तौर पर आने वाली 4 व्यापारिक कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर थी। तो आइए अब हम विवेचन करते उन राजनीतिक परिस्थितियों का जिस दौरान इन यूरोपीय कंपनियों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। जब पोर्तुगीज हिंदुस्तान के अंदर आए तो पोर्तुगीज के पुर्तगालियों की शुरुआती गतिविधियां समुद्री तट के किनारे थी। कालीकट और उसके आसपास के समुद्री तटों के किनारे में मौजूद थे और बीजापुरी दरबार से उनके संबंध थे। और परिणाम ये हुआ कि बीजापुरी दरबार से पोर्तुगीज को गोवा हासिल हुआ और गोवा, दमन, दीव और साइड इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ कायम की। लेकिन अंग्रेजों का जो संपर्क था वो मुगल शहंशाहों के साथ डायरेक्टली संबंध था। और औरंगजेब खुद ये अच्छी तरीके से जानता था कि भले ही ये लोग व्यापारी हो लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण जरूरी है। और औरंगजेब इनकी जलसैनिक ताकत से परिचित था। औरंगजेब का ये कहना था कि मैं इनको जमीनी लड़ाई में तो हरा सकता हूँ और हराए भी, और कई जगह पर इन्होंने सर उठाने की कोशिश की, उनको कुचला भी, लेकिन वो कहता कि मैं इनके समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो जल सैनिक ताकत से परिचित थे। और देखिए कि जब औरंगजेब ने और मुगल सम्राटों ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं दी तो उसके बदले में ये कंडीशन ये डाली कि वे मुगल जहाज़ों की लुटेरों से रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये कि मुगलों का नौसैनिक तंत्र इतना मजबूत नहीं था जितना कि इन लोगों का था। तो धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी व्यापारिक स्थिति को राजनीतिक स्थिति में बदलने की कोशिश की। और वो अच्छी तरीके से जानते थे कि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और लाभ कमाने के लिए जरूरी यह है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को रास्ते से हटाएं, क्योंकि सभी का मकसद एक था। सभी यहाँ से गर्म मसाले चाहते थे, इलायची चाहते थे, सिल्क चाहते थे, सूती व्यापार पर अपना अधिकार चाहते थे, ये सारी चीज़ें चाहते थे। तो इसके लिए चूँकि प्रतिद्वंदी कंपनियाँ थी तो ये इनको एक दूसरे से हटाना चाहते थे। तो इन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाने का निश्चय किया। और उस स्थिति में सबसे ज़्यादा राजनीतिक फायदा अगर किसी को मिला तो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने अपनी महत्वपूर्ण नज़र बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर गड़ाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से देख लिया कि यदि हिंदुस्तान की आर्थिक सत्ता की कोई चाबी है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, और वहाँ पर हमें अपना राजनीतिक नियंत्रण कायम करना पड़ेगा। और 1707 में शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य तेजी से पतन के गर्त की तरफ जाने लगा। और 1760 से लेकर 1759 के बीच में एक के बाद एक करके 8 मुगल सम्राट दिल्ली के तख्त पर आए और गए। चाहे मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम हो जो साहिब खबर कहलाता है, चाहे मुगल सम्राट जहादार शाह हो, चाहे मुगल सम्राट आपके फरुखर सियर हो, रफ़ी दराजत हो, रफ़ी उद्दौला हो, मोहम्मद शाह रंगीला हो, अहमद शाह हो, आलमगीर द्वितीय हो, शाह आलम हो। एक्चुअली ये सारे के सारे नाकाबिल और अयोग्य व्यक्ति थे जो मुगलों की महान विरासत को संभालने में असमर्थ रहे। और इसका परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य जगह जगह से बिखरने लगा। शक्तिशाली मराठों ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। राजपूतों ने मुगल अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। 1721 में अवध में स्वतंत्र शिया राजवंश की स्थापना हुई शहादत खान बुरहानुल मुल्क के नेतृत्व में। 1724 में तुरानी दल के नेता आसफ जाह चिनकलिज खान निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद शाही की स्थापना की। जाटों और सतनामियों की बगावत ने मुगलों की नींव पूरी की पूरी खोद कर रख दी और मुगल साम्राज्य दरबारी गुटबंदियों का केंद्र बन गया। रही से का सिर्फ नादिरशाही हमलों ने पूरी कर दी। और 1755 के बाद अहमद शाही संकट मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी आफत बनकर खड़ा था। तो ये सारी परिस्थितियाँ अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि शक्तिशाली मुगल सम्राट अब शक्तिशाली नहीं रहे, बल्कि वे खुद अपने सामंतों पर नियंत्रण नहीं रख सके। इसलिए अंग्रेजों के लिए बेहतरीन अवसर था कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपजाऊ इलाका जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का था,
विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि बंगाल मुगलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सरखेज इलाका था। देखिए कि यहाँ का व्यापार वाणिज्य उत्तम था, यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग का कोई मुकाबला नहीं था। मराठों की निगाह इसके ऊपर गड़ी हुई थी। खुद अहमद शाह अब्दाली को भी मौका मिलता तो वो उधर आता। और बंगाल के मजबूत रेवेन्यू सिस्टम का और यहाँ के उत्पादन और वितरण के संसाधनों के अतिरेक का अंदाजा ही आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुगलिया संकट के दौर में जब औरंगजेब डेक्कन में व्यस्त था तो बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खान 1 करोड़ रुपया साल राजस्व के तौर पर भेजा करता था, जो औरंगजेब के डेक्कन में लड़े जाने वाले युद्धों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। तो अंग्रेजों की बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर काफ़ी मजबूत नज़र थी और वे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक सुविधा हासिल करना चाहते थे। मुगलों से जो फरमान उनको मिले, 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखुरशीन ने एक फरमान दिया कि साहब 3000 रुपये सालाना दो और आप बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार कीजिए। इसी प्रकार से 10,000 रुपये आप देकर सूरत में व्यापार कर सकते। इसी प्रकार की सुविधा आप हैदराबाद में भी ले सकते। और इवन उसने तो यहाँ तक कहा कि हम कंपनी के बॉम्बे टकसाल में डाले गए सिक्कों को मान्यता देते। लेकिन इसके बावजूद कंपनी की महत्वाकांक्षाएं कम नहीं होने वाली थी और कंपनी राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहती थी ताकि वह बंगाल के नवाबों के चंगुल से मुक्त रहे और बंगाल के नवाबों पर अपना प्रभाव कायम कर सके। इसका मकसद ये था कि ऐसा करने से उन्हें बंगाल से सस्ती दरों में कपास मिलेगा और अपने द्वारा तैयार माल के लिए बाजार मिलेगा। वो इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते थे कि भारतीय कारीगरों को कपास से सूती वस्त्र बनाने के लिए वातावरण नहीं मिले, उन्हें कपास नहीं मिले और झक मारकर हिंदुस्तान के लोगों को वह सूती कपड़ा खरीदना पड़े जो कि इंग्लैंड की मिलों से तैयार होकर आता था। तो इसी मकसद को हासिल करने के लिए उनके लिए जरूरी हो गया था कि राजनीतिक ताकत हासिल करें और मुगलों की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति ने इन लोगों को इस बात का मौका दे दिया कि वे किस प्रकार से राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करें। तो विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है मैं इसको कई टुकड़ों में बांटूंगा और मूल रूप से संक्षेप में हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में विस्तार से जैसे जैसे इनके टॉपिक्स आएंगे पर्टिकुलरली हम उन चीज़ों को और गहराई से समझेंगे। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने ये आउटलाइन पेश करने की कोशिश की पार्ट 1 में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडिया एट द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। हिंदुस्तान में जब यूरोपीय कंपनी आई तो उस वक्त हिंदुस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। इन तमाम बातों को हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे पार्ट 2 में और इसके बाद संभव हुआ तो पार्ट 3 भी हम इसके ऊपर बनाएंगे ताकि आप इन चीज़ों को गहराई से समझें और मूल को जानने की कोशिश करें। विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखें कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत पर टिका हुआ है। हमारा अतीत हमारे वर्तमान का पाँव है जिसके बगैर हमारा वर्तमान चल नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारा वर्तमान हमारे इतिहास पर टिका हुआ है। आज जो हम हैं उसमें हमारा अतीत प्रतिबिंबित होता है। इसलिए किसी भी घटना को गहराई से समझने के लिए उसके अतीत को जानना जरूरी होता है। जय हिंद, जय भारत।